किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर मित्रों संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 30 मार्च, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों देश में हर साल 30 मार्च को राजस्थान में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया गया था, कब शुरुआत इसकी हुई थी मनाने की, तो आपको ये पॉइंट नोट करना है दोस्तों कि राजस्थान दिवस की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन जोधपुर और जयपुर, जैसलमेर, साथ ही साथ बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान उत्सव भी 2022 को मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च 2022 को राजस्थान स्थापना दिवस जो 30 मार्च के उपलक्ष्य में ही क्या मनाया जाता है, आयोजित हुआ था राजस्थान उत्सव। और ये नई दिल्ली के बीकानेर हाउस परिसर में विधिवत शुभारंभ हुआ था और ये उत्सव 31 मार्च 2022 तक चलेगा। इस पॉइंट को नोट करना है दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ध्यान रखना है, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों राजाओं का स्थान। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान होता है इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ दोस्तों गुर्जर, राजपूत, मौर्य, जाट आदि ने राज्य किया था। उल्लेखनीय है दोस्तों कि क्षेत्रफल के मामले में भी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अच्छा दोस्तों, राजस्थान की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो 3,42,239 है। कितना है, 239। इस पॉइंट को नोट करना है, वर्ग किलोमीटर है। वहीं राजस्थान के एक बड़े हिस्से में दोस्तों थार रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट थार, जो कि राजस्थान में स्थित रेगिस्तान। वहीं राजस्थान की राजधानी की बात करें दोस्तों तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों प्रमुख 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है, और साथ ही साथ राजस्थान के 6 पहाड़ी किले भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। वहीं राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो अशोक गहलोत है। कौन है, अशोक गहलोत, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से आ गया है हमारा जी के बूस्टर, और जी के बूस्टर में दोस्तों आज हम लेके आए हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर और किन नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो दोस्तों आइए इनको हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी किनारे है। वहीं अगर रोपड़ की बात करें दोस्तों, रोपड़ है, रोपड़ सतलज नदी किनारे। किस नदी किनारे, रोपड़ सतलज। मांडा दोस्तों, मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में और चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी किनारे। लोथल भुगवा नदी किनारे। सुतकांगेडोर दोस्तों दास्क नदी, दास्क नदी आपको ध्यान रखनी है, सुतकांगेडोर दास्क नदी किनारे स्थित है। और बालाकोट जो कि बिंदार नदी किनारे। बालाकोट किस नदी किनारे है, बिंदार नदी किनारे है। सोतका को ये सादिकौर नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। किस नदी किनारे है आलमगीरपुर, तो हिंडन नदी किनारे है। और रंगपुर माधव नदी किनारे। कोट दीजी सिंधु किनारे। बनावली प्राचीन सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। और चनहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीके बूस्टर में हर वीडियो में डेली जीके बूस्टर लेके आता हूं दोस्तों। इससे आपको करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जीके का नॉलेज भी हो रहा है दोस्तों। जैसे मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आता हूं, शॉर्ट टॉपिक, जिससे आपको यहाँ से सीधे सीधे एसएससी है, रेलवे है, पुलिस वगैरह में एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 है, ये विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों मार्च 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल
स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक के वशीकरण विशेषज्ञ विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को वर्ष 2022 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इस पुरस्कार को व्यापक तौर पर जल के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो जल का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसको जानते हैं। वहीं दोस्तों प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को यह पुरस्कार पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने में उनके अभूतपूर्व कार्य हेतु प्रदान किया गया है। विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट ने वाष्पीकरण को मापने और पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में इसकी भूमिका को समझने हेतु विधि विकसित की है, जिससे इस बात का अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा किस प्रकार विकसित हो सकती है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह विधि विशेषज्ञ को यह समझने में भी मदद कर सकती है कि वर्तमान में कितना पानी उपलब्ध है और भविष्य में कितना उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष 1991 से प्रदान किया जाता है। कब से ये प्रदान किया जाता है पुरस्कार? 1991 से। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार ग्रहण किसने कर लिया है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अनुसंधान संस्थान है देहरादून और इसका पदभार निदेशक का डॉक्टर रेणु सिंह ने ये पदभार ग्रहण कर लिया। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 28 मार्च 2022 को भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं डॉक्टर रेणु सिंह। वहीं इन ने संस्थान देहरादून के निदेशक पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों यह 1990 बैच के मध्य प्रदेश कैडर की भारतीय वन सेवा अधिकारी है। ठीक है दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान की बात आई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वन अनुसंधान संस्थान के बारे में। देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है और यह भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान, इस पॉइंट को नोट करना है। वहीं उत्तराखंड में स्थित है यह देहरादून में और अपने समय का सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। 1991 में यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया था। 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित हुआ। तो इस बात को आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गाँव है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार ने भी क्या दी है? सूचना दी, और उसके अनुसार ओडीएफ प्लस गांव कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर भी तेलंगाना है, सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव है दोस्तों। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा मिली सूचना के अनुसार 50,000 से अधिक गांवों ने खुले में शौच मुक्त ओडीएफ होने की स्थिति को बनाए रखा है, जिन्हें ओडीएफ प्लस गाँव कहा जाता है। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है तो वो कौन सा है? तो ये तेलंगाना राज्य है, जहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना राज्य ने, आपको ये बात नोट करना है कि तेलंगाना राज्य जहाँ पर कितना 13,960 ओडीएफ प्लस गांव है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश 3,849 ऐसे गांव हैं जहां ओडीएफ प्लस है। ओडिशा में दोस्तों 2,991, उत्तर प्रदेश में फिर 2,605 गांव शामिल है। तो इसको भी आपको नोट करना है दोस्तों। आइए इसकी इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे दोस्तों वर्ष 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 को यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य शुरू किया गया था कि वर्ष 2024 के अंत तक देश भर में सभी गाँवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, ओडीएफ प्लस मिशन को प्राप्त करने के लिए कई पहलू हैं दोस्तों, जिनमें गोवर्धन योजना है, बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन भी इसमें शामिल हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस गांवों की जो है श्रेणियां हैं दोस्तों, 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। एक राइजिंग है, एस्पायरिंग और मॉडल है, जो उनकी प्रगति को दर्शाती है। ओडीएफ प्लस गांवों के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप एक प्रतिस्पर्धी और स्वास्थ्य भावना भी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की भागीदारी भी संपूर्ण स्वच्छता के त्वरित कार्यान्वयन की दिशा में बढ़ती गई है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि दोस्तों प्रदीप, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों आपको। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान रखना है, नीरज ठाकुर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है, नीरज ठाकुर दोस्तों क्या बन गए हैं? तो डीजीपी बने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आपको नोट करना है। वहीं दोस्तों आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों नीरज ठाकुर बन गए हैं अंडमान निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक, और नीरज ठाकुर किसका स्थान लेंगे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, नीरज ठाकुर लेंगे स्थान सत्येंद्र गर्ग का। दोस्तों आइए टॉप 5 डीजीपी के बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के डीजीपी, दोस्तों महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं रजनीश सेठ, क्या नाम इनका? रजनीश सेठ नाम है इनका, ध्यान रखना है। वहीं आंध्र प्रदेश के डीजीपी कौन है दोस्तों? तो राजेंद्र नाथ रेड्डी है। कौन? राजेंद्र नाथ रेड्डी साहब इनका नाम है।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक हैं विदेश कुमार भावरा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह हैं और जो दिल्ली के पुलिस महानिदेशक है दोस्तों राकेश अस्थाना जी इनका नाम है। तो ये पॉइंट आपको सभी डीजीपी के बारे में ध्यान रखना है। आइए दोस्तों बात आई है अंडमान निकोबार की, तो आइए आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों अंडमान निकोबार राज्य की इसकी राजधानी जो है तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है इसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर आपको ध्यान रखनी है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं डीके जोशी। कौन है इसके राज्यपाल? तो डीके जोशी जी राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में ही ध्यान रखना है। आपको बताएं दोस्तों तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो है चोटी जो है तो ये कौन सी है? सैडल पीक है। इसकी ऊंचाई है 732। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा बताइए आप लोग कि 10 डिग्री चैनल है तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो दोस्तों अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। ठीक है ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन ज्वालामुखी, ये भी अंडमान में ही स्थित है। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट आपको नोट करना है कि अंडमान निकोबार के 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनका नाम बदला गया। कौन कौन से द्वीप का दोस्तों? तो रॉस द्वीप। रॉस द्वीप दोस्तों अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, रॉस द्वीप ध्यान रखना। नील द्वीप दोस्तों शहीद द्वीप, जो नील द्वीप है वो शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और हैवलॉक द्वीप है दोस्तों, ये स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। तो ये द्वीप दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम कर दिया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। दोस्तों प्रधानमंत्री संग्रहालय क्यों किया गया है? क्योंकि इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को सहेज कर रखा गया है और इस कारण से प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1964 में और ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार दोस्तों 2022 का सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कदम के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय 2018 में शुरू हुआ किया गया था। दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रमेश कुमार ने इसे प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में नोएल नेवल टाटा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये टाटा स्टील के उपाध्यक्ष होंगे नोएल नेवल टाटा। आइए इसकी इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो नोएल नेवल टाटा है इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं दोस्तों स्टील उपाध्यक्ष। ठीक है ना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिनकी डिटेल तो नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों कि हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मेदांता गुरुग्राम ने निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आपको मार्क करना है और ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों पुस्तक का पूर्ति प्रदत्त सी सोमैया। और ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों के श्यामा प्रसाद। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, क्या सी पुस्तक है इंपॉर्टेंट पुस्तक? अनफील्ड बैराल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। इसे किससे लिखा है? तो ये दोस्तों ऋचा मिश्रा ने। किसे? ऋचा मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। वहीं दोस्तों हम बात करें द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, आपको पुस्तकों को नाम ध्यान रखना है दोस्तों। जिमी सोनी ने लिखा है द मिलेनियम योगी, दीपम चटर्जी अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। और उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो इसे किसने लिखा है? तो मिथिलेश तिवारी ने। द ग्रेट टेक क्रेम अनिरुद्ध सूरी ने इस इंपॉर्टेंट पुस्तक को लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में किसे 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने जीता है। वहीं हाल ही में कार्नर शॉर्ट वेपन सिस्टम विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है दोस्तों? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे दोस्तों। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण कल के प्रश्नों का एक बार रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। तो कल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्या थे दोस्तों?
आपको ध्यान रखना है कि जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2022 अभियान किसने शुभारंभ किया था? दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे शुरुआत किया था। वहीं हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जो है दोस्तों टूर्नामेंट जीता था? दोस्तों इसने जीता था, भारतीय रेलवे ने जीता था। वहीं हाल ही में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है दोस्तों? ये रोजगार कौशल से है। और मथुआ धर्म महामेला कहाँ है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल में मथुआ महाधर्म। माल्टा के प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट ओबेला बने हैं दोस्तों। भारत में पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये लाहौल स्पीति जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और फार्मूला वन रेसर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के खिताब जीता है किसने? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने नहीं जीता है दोस्तों। किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको सुमंत सिन्हा के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। एसोचैम के मुख्यालय कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं सुमंत सिन्हा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कल के रहे हैं। अब दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने जरूर रहिए दोस्तों। और हाँ, कमेंट शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।